अब हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब हम बायोलॉजिकल मेथड्स। आपने कभी सोचा कि ये 400-500 पेजेस पर मुश्तमिल जो आपकी बायोलॉजी की किताब है, जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज दर्ज है, मसलन ये दर्ज है कि लंग्स में 700 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं, ये दर्ज है कि दिल के फलां चैम्बर में एवी नोड होता है, फलां चैम्बर में ऐसे नोड होता है। ये सारी नॉलेज जो है वो बुक्स में कहाँ से लाई गई, कैसे लाई गई? इसकी आसमान से तो आमद नहीं हुई, क्योंकि साइंस इज ए स्टडी अबाउट ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो बायोलॉजिकल मेथड रिफर्स टू द नॉलेज विच यू हैव जनरेटेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, और इसके 3 मराहिल होते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिंग द नॉलेज एंड दैट इज ऑल बाय द प्रोटोकॉल, बाय द मेथड। ऐसे नहीं हो कि आपको जो जिस सूझ गया वो आप प्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी नॉलेज को जनरेट करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज एक्चुअली गेस ऑफ अ साइंटिस्ट विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। मसलन यू सॉ अ hen and you already have been eating the egg, और आपको ये भी पता है कि मुर्गी का अंडा हैच होता है तो उससे चूज़ा निकलता है। तो यू कैन आस्क अ सिंपल क्वेश्चन कि आपने मुर्गी का अंडा भी देखा है, आपने चूज़ा भी देखा है, लेकिन ये पहले पैदा कौन हुआ होगा? अंडा पहले था कि मुर्गी, मुर्गी पहले थी कि अंडा? ये बड़ा फनी सा सवाल है जो हम एक दूसरे से करते रहते हैं। तो इसी तरह के दूसरे फिर हाइपोथेसिस होते हैं। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि साइंसदान किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है और अपनी ऑब्जर्वेशन के बुनियाद पे जो वो टेंटेटिव स्टेटमेंट देता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। और उस स्टेटमेंट को फिर चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। इफ़ यू हैव गिवन एन स्टेटमेंट, मसलन आपने स्टेटमेंट दे दी है कि पैरास्टामोल की टेबलेट ब्लड को पतला कर देती है, ये आपका ख्याल है, ये आपका वहम है, आपको इसको अप्रूव करना है। तो आपने क्या करना है? लोगों का ब्लड लेना है, 2 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। एक को एस्प्रो नहीं खिलाएंगे, उनका ब्लड लेते रहेंगे और उसकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। दूसरे ग्रुप को एस्प्रो देंगे और उसका ब्लड की कंपोजिशन देखेंगे। अगर तो आपने कहा था कि ब्लड पतला हो जाता है और जिस ग्रुप को आपने एस्प्रिन खिलाई उसका ब्लड वाकई पतला है, तो आपका हाइपोथेसिस सही है। लेकिन एस्प्रो खिलाते रहे और रिजल्ट जो है वो आपके हाइपोथेसिस के अगेंस्ट आ रहा है, तो आपने बड़ी फराख दिली और बड़ी बहादुरी से एडमिट करना है कि मेरा हाइपोथेसिस ये था और मेरे पास जो डेटा जनरेट हुआ है वो मेरे हाइपोथेसिस के खिलाफ है। हक में है तो भी आपने बोलना है और खिलाफ भी है तो भी आपने बोलना है। साइंस में झूठ नहीं चल सकता, क्योंकि साइंस में किसी की इजारादारी नहीं होती। आज आपने एक्सपेरिमेंट किया है, कल कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करेगा। तो आपने अगर कोई गलत स्टेटमेंट दी है और 10 बंदे दूसरे रिसर्च कर रहे हैं और उनको अलग से नताज मिल रहे हैं, तो आपकी ख्वारी होगी। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के मुतालिक ऑब्जर्व करके स्टेटमेंट देना और फिर उसको एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूफ करना कि अगरचे मगरचे चूंकि चुनाचे वाली सारी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। तो जब आप डेटा जनरेट करते हैं, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। और डेटा को आप जब रिकन्फर्म करते हैं, क्योंकि आप खुद भी कभी कभी सोचते हैं कि ये रिज़ल्ट ऐसा आया है, हो सकता है दूसरी बार करूँ ऐसा ना आए, हो सकता है अगली बार करूँ ऐसा ना आए। तो अपने जनरेटेड डेटा को रिकन्फर्म करने को डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो किसी भी साइंटिफिक नॉलेज को जनरेट करने के लिए पहले हाइपोथेसिस होता है, उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग होती है, और काउंटर कन्फर्मेशन के लिए रिपीटिशन ऑफ एक्सपेरिमेंट जब किए जाते हैं तो ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी। अब ये लफ्ज़ एप्लीकेशन तुलबा और तालबात को बड़ा तंग करता है। मैंने कई बात स्टूडेंट से एप्लीकेशन का मतलब पूछा है तो वो कहते हैं एप्लीकेशन का मतलब होता है दरख्वास्त लिखना। वन वर्ड सब्सटीट्यूट के हिसाब से एप्लीकेशन हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स,
और यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस, कि बायोलॉजी की हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंस है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। इसके बारे में मेरे बड़े दो सिंपल कमेंट्स हैं कि बायोलॉजी हैज़ चेंज्ड अवर वे ऑफ लाइफ, और दूसरा बायोलॉजी हैज़ ब्रॉट ए रिवॉल्यूशन इन अवर लाइफ। मिसाल, पहले हम हर तरह का पानी पी लेते थे, आज नया ट्रेंड है कि पानी को बॉयल करो और साइंटिफिक तरीके से फिर इस्तेमाल करो, वरना आपको गैस्ट्रो हो जाएगा। पहले ग़िज़ाओं से मुतल्लिक लोगों को ये था कि जो मिले खा जाएं, लेकिन अब लोग थोड़े से कॉन्शियस हैं कि वेजिटेबल्स क्यों खानी चाहिए, फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए, क्योंकि एनर्जी सिर्फ सफिशिएंट नहीं होती। आपके बॉडी को मुख्तलिफ़ तरह के विटामिन्स चाहिए होते हैं, आपके बॉडी को मुख्तलिफ़ तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो आपको मसाइल का सामना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की मकदार मुनासिब न मिले तो ग्वाइटर हो जाता है, और अगर आपके ब्लड में आयरन की कमी हो तो एनीमिया हो जाता है। आपके फूड में अगर कैल्शियम की कमी हो, फास्फोरस की कमी हो, तो आपकी हड्डियों का मसाइल होते हैं। तो पहले ये हम नहीं सोचते थे, जो मिलता था खा लेते पी लेते थे, और अब जो है वो ऐसा नहीं होता। तो बायोलॉजी ने हमारा ज़िंदगी का तरीक़ेकार तब्दील कर लिया है, तो एक तरह का इनकलाब सा आ गया है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए से बात करेंगे। बायोलॉजी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स, चाइल्ड मॉर्टेलिटी, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, क्लोनिंग, हाइड्रोपोनिक्स एंड बायोडाइवर्सिटी। Let us talk about the एंटीबायोटिक्स। ये आम तरह की मेडिसिन्स नहीं होती। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स मेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड यूज्ड अगेंस्ट देम। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही दवाएं बनाई जाती हैं और उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। एक आम मेडिसिन में और एंटीबायोटिक में बड़ा फ़र्क होता है। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, जो कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी एक फंगस से। तो द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज एवर इंट्रोड्यूस्ड वाज अ पेनिसिलिन टेकन फ्रॉम ए फंगस नोन एज पेनिसिलियम नोटेटम। नाउ penicillin was the first antibiotic to be discovered. It was discovered by in 1928 by Alexander Fleming, और ये जो है the antibiotic was named after penicillin from which it was discovered, और दुनिया की पहली एंटीबायोटिक बड़ी इफेक्टिव एंटीबायोटिक कंसीडर की जाती है। तो अगर एंटीबायोटिक्स हैं तो हमारे बैक्टीरिया कंट्रोल में रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम ठिकाने लगा सकते हैं। आज से 25 साल पहले एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत सारी मौत हो जाती थी, रेट ऑफ मॉर्टेलिटी वाज क्वाइट हाई, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी ने हमें दिया है दैट इज़ अ रिडक्शन इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी। आज से कोई 20-25 साल पहले बच्चों की मरने की जो शरह थी वो मालूम नहीं थी कि वजूहात क्या हैं। बाद में पता चला कि 19% बच्चे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से मर जाते हैं, डायरिया की वजह से 19% बच्चे मर जाते हैं, मीज़ल्स यानी खसरे की वजह से 7% बच्चे मर जाते हैं, 5% बच्चे ग़िज़ाओं और मलेरिया की वजह से मर जाते हैं, और 55% बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिलती इसलिए मर जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि बच्चों की बीमारियां तो थी लेकिन उनका ख़ास तरह का इलाज अवेलेबल नहीं था। तो बायोलॉजी ने ये कमाल किया कि बच्चों के एक्सेप्टेंस लेवल को देखते हुए, जैसे आज देखें बच्चे को अगर बुखार है तो उसको टैबलेट नहीं दी जाती, कैप्सूल नहीं दिया जाता, वो बच्चा नहीं लेता, उसको सिरप दिया जाता है। तो बायोलॉजी ने ये कमाल किया कि बच्चों को लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस की वजह से देखते हुए उनको दवाइयाँ दी गई, उनके मसाइल को अटेंड किया गया, और माजी में जितने बच्चों में मौत होती थी अब उससे कहीं चाइल्ड मॉर्टेलिटी में कमी आई है। सो डेथ हैज़ डिक्रीज्ड। ये बायोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देन कीमोथेरापी का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेज विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स।
तो एंटीबायोटिक भी एक किस्म की थेरापी है और कीमोथेरापी भी एक तरह की थेरापी है। थेरापी का मतलब होता है इलाज। थेरापी कई किस्म की होती है, जीन थेरापी होती है, न्यूट्रिशन थेरापी होती है, कीमोथेरापी होती है, रेडियोथेरापी होती है। हर तरह की बीमारी का इलाज है, लेकिन उसका तरीक़ेकार अलग होता है। तो कीमोथेरापी पहले तमाम बीमारियों की नहीं थी। अब कहा तो ये जाता है कि एड्स की कीमोथेरापी नहीं है, लेकिन एड्स की भी कीमोथेरापी आ गई है। लोग कहते हैं कि कैंसर की कीमोथेरापी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, कैंसर की भी कीमोथेरापी आ गई है। वो डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी बीमारी के किस मरहले में आप जाके हॉस्पिटलाइज हुए हैं। ज़ुबैदा आपा के टोट के इस्तेमाल कर करके 90% अपने आप को ख़त्म करने के बाद अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर वो कीमोथेरापी कोई असर नहीं करेगी। तो ज़ुबैदा आपा के टोटकों, जिसको लोकल विजडम कहते हैं, मैंने तो ज़ुबैदा आपा का ऐसे मजाक में नाम ले लिया। किसी से तज़किरा करें कि भाई मुझे सर में दर्द है, तो वो आपको कोई मशवरा ज़रूर देगा कि ये करो वो करो, चाय पी लो, फलां टेबलेट खा लो। पूछें आप डॉक्टर हैं, बोला डॉक्टर नहीं हूँ। तो मशवरा कैसे दे रहे हो? बोलेगा मजबूरी है, हमारे मिजाज में है। तो कीमोथेरापी का मतलब होता है दवाओं के ज़रिए इलाज। रेडियोथेरापी भी एक इलाज का तरीका है। मसलन किसी के किडनी में अगर स्टोन है और वो माइन्यूट स्टोन है, बजाय इसके कि उसकी आप सर्जिकल प्रोसीजर करके स्टोन निकालें, लेट द पर्सन स्लीप ऑन दिस टेबल, तो ये ऑटोमेटिक मशीन जो है वो उसके किडनी को फोकस करेगी, उस किडनी के अंदर पड़े हुए स्टोन को फोकस करेगी और अल्ट्रासोनिक रेज की बम्बार्डमेंट करके उस स्टोन को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। 15-20 मिनट का प्रोसीजर होता है, कपड़े पहने घर चले जाएं। तो ये रेडियोथेरापी यानी रेस के ज़रिए, जैसे आँखों का रेटिना का इलाज रेस के ज़रिए होता है, गाल ब्लैडर की पित्त से पथरी निकालने का इलाज भी इसी तरह से होता है, किडनी से पथरी निकालने का इलाज जिसको लिथोट्रिप्सी के टर्म से एक्सप्लेन किया गया है इंटर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के किडनी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन वाले टॉपिक में। तो ये सारी की सारी रेडियोथेरापी के ज़रिए इलाज किए जा सकते हैं। क्लोनिंग का तस्करा हो चुका, इसमें एक कन्फ्यूजन है जिसको रिमूव करने के लिए मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। लोग समझते हैं कि क्लोनिंग के ज़रिए सिर्फ ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया जा सकता है। इट्स नॉट द केस। क्लोनिंग के ज़रिए आप एक सेल जैसे कई सेल क्लोन कर सकते हैं, कोई टिश्यू क्लोन कर सकते हैं, हार्मोन्स क्लोन कर सकते हैं, प्रोटीन्स क्लोन कर सकते हैं और पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म क्लोन कर सकते हैं। तो क्लोनिंग डज नॉट मीन क्रिएटिंग इन ऑर्गेनिज्म सोमेटिकली। क्लोनिंग के अंदर आप सेल से लेकर ऑर्गेनिज्म तक कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एक और कंट्रीब्यूशन जो बायोलॉजी की वजह से आया है वो है हाइड्रोपोनिक्स। सोचने वाली बात है कि हम जब से एग्रीकल्चर ईजाद हुई है, याद रखें कि एग्रीकल्चर कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, ये इंसान की इन्वेंशन है। नेचुरल वही होता है जो घास फूस उगती है, वो हमने नहीं उगाई, वो वैसे ही उग जाती है। लेकिन एग्रीकल्चर इंसान की ईजाद है और ये औरतों की ईजाद है। इंसान के इर्तिकाब पे किताब लिखी हुई है सियाह आगाइफ की, उसके पढ़ें तो ये औरतों की ईजाद है। तो बहरहाल हम सदियों से अपनी ज़मीन पे काश्तकारी करते आ रहे हैं। अब हुआ ये है कि मुसलसल काश्तकारी करने की वजह से मिनरल्स की जो मिकदार है ज़मीन में वो मुतासिर हुई है। तो अभी आप अगर फसल लगाएं तो आपको सोना यूरिया, किसान यूरिया या दूसरी खाद वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तो आपका अच्छा खासा कैपिटल वेस्ट होता है। खैर दरख्त तो अभी भी आप ज़मीन पे ही उगाएंगे क्योंकि वो लहीम होते हैं, वो बड़े होते हैं और उनको मजबूती के लिए ज़मीन चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको आप ज़मीन के बग़ैर भी ग्रो कर सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स आर एक्चुअली प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग द क्रॉप्स विदाउट सॉइल। इसको सॉइल लेस कल्टीवेशन कहते हैं। प्लांट की फरमाइश नहीं होती कि मुझे ज़मीन मिले, प्लांट की दो चीज़ें फरमाइश होती है कि मुझे पानी मिले, मुझे मिनरल्स मिले, और वो चूँकि उसको ज़मीन से मिल रहे होते हैं तो इसलिए प्लांट वो ज़मीन में ग्रो करता है। लेकिन आर्टिफिशियली आप इसको दूसरे तरीके से पानी और मिनरल्स मुहैया कर दें तो भी प्लांट ग्रो करेगा। तो हाइड्रोपोनिक्स इज़ अ सॉइल लेस कल्टीवेशन। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ क्रॉप्स ज़मीन पे लगाते हैं, कुछ क्रॉप्स आप हाइड्रोपोनिक्स पे लगाते हैं, तो आपकी ज़मीन को अपनी ताकत रिस्टोर करने का एक मौका मिल जाता है।
अब यहाँ देखें ज़मीन नीचे है, से 3 फीट ऊपर ये ऊंचाई पे पाइप रखे गए हैं और इनमें पानी भी डाला गया है। वो कोई भी पानी हो सकता है और इसमें मिनरल्स भी इंट्रोड्यूस कर दें तो ये क्रॉप खड़े हो गए। यू कैन सी हियर कि ये ज़मीन नीचे है और 2-2.5 फीट ऊपर ये पाइप है। एक बार ये स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है और फिर आप इसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं, सीड्स भी लगा सकते हैं, सैम्पलिंग भी लगा सकते हैं। सैम्पलिंग माना जैसे हम राइस का करते हैं, बीज लगाते हैं और बीज फूट जाता है, पौधे तैयार होते हैं, फिर उनको निकाल के फिर हम एक एक करके वो फसल लगाते हैं, जैसे सिंधी में रोंबो चेबुआ। तो ये भी आप लगा सकते हैं। इसमें आपको ज़मीन नहीं चाहिए, आप घर के छत पे भी कर सकते हैं, आप अपने आंगन में भी कर सकते हैं, किसी बालकनी की जगह पे भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि वहाँ रोशनी आनी चाहिए ताकि पौधा फोटोसिंथेसिस कर सके। और याद रखें कि बाज़ पौधे इनडायरेक्ट सनलाइट से भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इंटर के चैप्टर नंबर 1 में लाइट वाले टॉपिक में पैराग्राफ लास्ट में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हेलियोफाइट्स एंड सियोफाइट्स। तो देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच नेसेसरली रिक्वायर लाइट, उनको आप छाँव में ग्रो नहीं कर सकते। एंड देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट सनलाइट, उनको छाँव में ग्रो किया जा सकता है। तो हाइड्रोपोनिक्स दोनों जगह पर हो सकती है। ऐसी घर की जगह जहाँ खाली है और यूज़ में नहीं है तो आप हाइड्रोपोनिक्स कर सकते हैं। मेरे अपने घर के छत पे आई हैव गॉट टोमेटो, आई हैव गॉट मिर्च, ये मेरे छत पे है, और कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी मैंने ग्रो किए हुए हैं इसी तरह की पाइपों में। और छत के ऊपर चूँकि पानी की टंकी भी होती है तो एक पाइप से थोड़ी सी पानी, अदरवाइज आपका पानी बहुत सारा वेस्ट होता है। ज़मीन में अगर आप पानी लगाते हैं तो ज़मीन पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो पौधा तो उसमें से थोड़ा सा पानी डिमांड करता है, बाकी तो वो ज़मीन एब्जॉर्ब करती है, वो वेस्ट होता है। ये देखें ज़मीन के ऊपर ये जंगलों में ये पौधे ग्रो किए गए हैं। यू प्रोवाइड जस्ट वाटर एंड मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ये देखें कि शीशे के मर्तबान हैं, बोतलें हैं, फर्श ये है, खातून किसी सपोर्ट से खड़ी हैं और पौधों की जड़ें इन शीशे की बोतलों में हैं। शीशे की बोतलों में आपने क्या डालना है? इट्स फ्यू मिनरल्स एंड लिटिल वाटर। उसे देखें ये क्रॉप आपके ऊपर तैयार हो रही है। तो आप ज़मीन पे भी कर सकते हैं, आसमान में भी कर सकते हैं, ज़मीन आसमान के बीच पे भी। ये ज़रा और तस्वीर देखिए, ये कॉरिडोर कितना बड़ा साफ है उस गेट तक, और इसमें कुछ नहीं है, ये गमले रखे हुए हैं और आपके तैयार है। तो इस तरह से क्या होगा, बेनिफिट ये होता है कि हाइड्रोपोनिक्स के ज़रिए उगाई जाने वाली फसलें ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं और वीड प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। वीड प्लांट का मतलब होता है घास फूस, यानी गैर ज़रूरी पौधे नहीं ग्रो करते। अदरवाइज हमारे किसानों की जान निकल जाती, गुड़ निकालते निकालते, वो एक्चुअल प्लांट की न्यूट्रिशन शेयर हो जाती है ना, तो किसानों को गुड़ निकालनी पड़ती है। तो ये इसमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी का एक और कंसेप्ट, 5 मिनट बायोलॉजी का और कंसेप्ट है हमें ये रियलाइज़ करवाना कि देयर इज़ अ बायोडाइवर्सिटी। इंसान के वहमो गुमान में है कि चूँकि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, इसलिए आई एम द ओनली वन हु हैज़ टू टेक द सोलो फ्लाइट। मेरा आपसे सवाल है, आप सोचें कि आपको अगर पौधे ऑक्सीजन न दे तो आपका क्या असर होगा? भैंस अगर दूध न दे, मुर्गी अंडा न दे, गोश्त न मिले और ग़िज़ा से गंदम न मिले, राइस न मिले, बाजरी न मिले, तो आपका क्या असर होगा? तो हम इस इकोसिस्टम में अकेले नहीं रहते, दूसरे जानदारों के साथ हम मिलजुल कर रहते हैं। और बायोलॉजी के अंदर ये जो डाइवर्सिटी है, यानी डिफरेंसेस हैं, उसको समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये जो हशरातुल अर्ज़ हैं, जिसको हम इंसेक्ट्स कहते हैं, ये अगर ना हो तो 70% प्लांट्स के अंदर जो क्रॉस पॉलिनेशन वो तो इंसेक्ट्स के ज़रिए होती है, और पॉलिनेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो सीड फार्मेशन नहीं होगी, फिर आप क्या खाएंगे? तो वी शुड रियलाइज के इस इकोसिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स या 5 किंगडम जिनका हमने जिक्र किया वो एग्जिस्ट करते हैं,
और हर किंगडम का हर इंडिविजुअल कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। उसमें से कुछ नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, कुछ पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। तो आपको अशरफुल मखलूक़ात है ये समझना चाहिए कि कौन कौन से जानदार हैं जो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। तो मसलन आपके कपास पे अगर किसी अमेरिकन सुंडी ने हमला किया तो आप क्या करते हैं, स्प्रे लेकर निकल जाते हैं और स्प्रे करते हैं। उससे अमेरिकन सुंडी तो मरती है, लेकिन 50 और कीड़े भी मरेंगे जो आपके फसलों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो आप इंसान हैं, आपके पास विजडम है, आपके पास अक्ल है। सोचें कि ये जानदार फ़ायदा भी पहुंचाते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है और फ़ायदा पहुंचाने वाले जानदारों को कैसे प्रोमोट किया जाता है। वरना हमने क्या किया है, पिछले 50 सालों के अंदर डेटा है हमारे पास कि 60% ऑफ एनिमल स्पीशीज़ है बिकम एलिमिनेटेड, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। वजह ह्यूमन एक्टिविटी है। तो रियलाइज़ कीजिएगा कि यू आर नॉट लिविंग अलोन ऑन दिस इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दूसरे पार्टनर्स भी हैं और हर पार्टनर अपना एक रोल प्ले कर रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़े लायक बने और उसके रोल को समझें। एवरी लिविंग क्रिएचर इज प्लेइंग ए काइंड ऑफ रोल। मिसाल के तौर पर आपके पेट में ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया इज लिविंग इन द अपेंडिक्स ऑफ ए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम and this E. coli bacteria produce vitamin K, and this vitamin K is then helpful in clotting the blood during injury of the blood. इंजरी हो जाए, ब्लीडिंग शुरू हो जाए, उस ब्लीडिंग को क्लॉट करने में विटामिन के बड़ा रोल प्ले करता है। तो कैन यू गेट रिड ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया फ्रॉम योर बॉडी? मैं इस बात को और खोल के बयान करता हूँ। ख़वातीन में हर महीने सने बलूगत पे पहुंचने के बाद मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है और दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। इस इंटरनल ब्लीडिंग को आप उंगली रख के तो नहीं रोक सकते ना। यू नीड एनी क्लॉटिंग फैक्टर टू स्टॉप द ब्लीडिंग। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर विटामिन के है और दिस इज डोनेटेड टू ह्यूमंस बाय एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया। तो हाउ यू कैन इग्नोर देयर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? नंबर 1, सेम ई कोलाई बैक्टीरिया आर लिविंग इन हर्बीवोरस एनिमल्स। यू नो कि हर्बीवोरस एनिमल्स की बॉडी में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं बनती। दैट इज वाई घास खाने में जब वो घास को हजम करते हैं तो सेल्यूलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ता है। सेल्यूलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स में नहीं बनती। तो ई कोलाई बैक्टीरिया सेल्यूलेज बनाते हैं। हर्बीवोर एनिमल ई कोलाई बैक्टीरिया के बने हुए सेल्यूलेज में से सेल्यूलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। वरना क्या होता कि घास में से सिर्फ स्टार्च डाइजेस्ट कर सकते थे आप, और घास का जो दूसरा पॉलीमर है जिसको सेल्यूलोज कहते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता था। यही बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है पर सेल्यूलेज डोनेट नहीं करते, इसलिए ह्यूमंस कैन डाइजेस्ट स्टार्च of the vegetables and fruits, but humans cannot digest cellulose. It goes waste in the shit. Next concept है biological control. देखें, बहुत सारे नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों का हम केमिकल कंट्रोल करते हैं, लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होती है। तो आप अल्टरनेट मेथडोलॉजीज के ऊपर चले जाएं। फॉर एग्जांपल, हम घर में मॉस्किटो को मारने के लिए रोज़ाना मार्टिन की टिकिया जलाते हैं या स्प्रे लगाते हैं। आज 10 मॉस्किटो मारते हैं, कल 20 आ जाते हैं। कल 20 मारेंगे, परसों 30 आ जाएंगे, क्योंकि आपके मारने की जगह सही नहीं है। मॉस्किटो ब्रीडिंग कर रहे हैं घरों के बाहर खड़े पानी में, तो वहाँ तो उनकी ब्रीडिंग शुरू है। आप घर में मॉस्किटो को मारेंगे तो अगले दिन वो उस एरिया से, ब्रीडिंग एरिया से आपके घर में दूसरे 2 आ जाएंगे। तो आपको मॉस्किटो को वहाँ ख़त्म करना चाहिए जहाँ पर अंडे देते हैं, बच्चे निकलते हैं। तो ऑप्शन 1 ये है कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट्स के ऊपर आप जाकर स्प्रे करें, लेकिन वो अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि पानी में दूसरे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, मेंढक मछलियाँ भी रहती हैं, तो वो भी मर जाएंगे। इसलिए आप एक स्मार्ट वे इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर ये आपको स्क्रीन पे फिश नज़र आ रही है जिसका या एफिन्स, आमतौर पर इसको मॉस्किटो फिश कहते हैं।
ये आप पानी में इंट्रोड्यूस करते, छोटी साइज की मछली होती है, ये मॉस्किटो के लार्वी को खा जाती है। ये जो लटकते हुए हैं ये मॉस्किटो के लार्वी हैं और ये मछली इनको खा जाती है। तो बजाय इसके कि आप केमिकल का स्प्रे करके और एनवायरमेंटल पोल्यूशन फैलाएं, बेहतर है कि आप यूज वन लाइफ टू फिनिश द अदर लाइफ। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता। वैसे भी नेचर में एक जानदार दूसरे जानदार को खा रहा होता है।